दसम भाव और भाविस ग्रह, दसम भाव और भाविस ग्रह, ये तो दोनों है ही है। अब मान लो, इसकी तो स्ट्रेंथ हम देखेंगे, इसके कारक तत्व भी देखेंगे, बट दसम हाउस में कोई बैठा ग्रह भी तो होगा। और उस ग्रह, वो ग्रह पे किसी ना किसी का दृष्टि भी पड़ेगा, तो या दसम भाव में किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि पड़ेगा। आप यूं समझ लो, दसम हाउस देखा मैंने, दसम हाउस के भाविस को देख लिया, और दसम हाउस पे किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, ये दृष्टि बहुत बड़ा मायने रखता है। ये दृष्टि जिन जिन ग्रह की पड़ेगा, उन ग्रहों की 10 वर्ग में वो वहां पे कहां पे, मतलब कितना अधिक बलशाली है, वो ग्रह जो दृष्टि दे रखे हैं दसम भाव पे, उनके अनुसार ये कर्म बल या कर्म भाव जो है वो प्रभावित होगा। कैसे? क्योंकि कर्म भाव को जब हम विचार करने जाएंगे, तो वो दृष्टि कारक ग्रह, जैसे मान लीजिए आपके एक घर है, आपके घर, एक घर है जहां पे आप खुद रहते हो, और एक घर है जहां पे आप अपनी दृष्टि रखते हो। तो जिस घर में आप रहते हो वहां का तो हर चीज आप है, या आपके साथ युति बना के जो जो बैठे हैं उनको सबको मालूम। लेकिन आपके एक ऐसा घर है जहां पे किसी का युति नहीं है, वो सिर्फ आपका है, और वो आपने मतलब कहीं पे रखा हुआ, तो आपके पूरी तरह से दृष्टि जो है ना उसी घर पे रहेगा, है ना। आप हर एक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आपका वो घर कैसा है, और आपका वो जो दूसरा घर है जहां पे कोई युति नहीं है, जहां कोई टेनेंटेड नहीं है, जहां कोई मतलब किराएदार नहीं है, वैसा घर को आप हर बार देखने की ज्यादा कोशिश करोगे, तो वो आपके अनुसार ही वो घर, आपकी एनर्जी के अनुसार वो घर प्रभावित होगा। वैसा ही दसम भाव के लिए भी है। दसम भाव में जो ग्रह दृष्टि रखेंगे, उन ग्रह के कारक तत्व या कारकत्व के अनुसार दसम भाव का जो भाव है, और कर्म भाव का जो कर्म प्राप्ति या प्रकृति है, उसकी जो मूल प्रकृति है कर्म भाव की, वो आपको समझ में आएगा, वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये तो गया एक। कर्म भाव में बैठे कुछ ग्रह भी होंगे। अब वो ग्रह आरोह या अवरोह, आरोही ग्रह या अवरोही ग्रह होंगे, या आरोही ग्रह या अवरोही ग्रह, शायद आप नया टर्म है आपके लिए, थोड़ा बता देता हूं। मतलब जो अपने परम नीच का जो जगह है, उसको पार करके जो भी ग्रह जाते हैं, उनको बोलते हैं आरोही ग्रह, मतलब असेंडेंट। वो कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 असेंडेंट तरीके से जाता है ना ये। अब एक और कौन सा होता है, डिसेंडिंग, मतलब 9 8 7 6, तो ये हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी नीच, परम नीच जगह को छोड़ के जो ग्रह आगे निकल जाएंगे, तो वो क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग मोड में होंगे। ये असेंडिंग मोड वाले ग्रह ना आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत अशुभ फल तो देगा, क्योंकि वो परम नीच जगह को पार कर रहा है।
मान लीजिए 1 2 3 4 5 तक करके आप 10 तक जा रहे हैं, तो 1 2 3 तक आपको ये अशुभ फल मिलेगा। लेकिन 4 के बाद से ये धीरे धीरे शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर वाले जो भी ग्रह हैं, इनका यह सबसे बड़ा खासियत है। मैंने एक और कौन सा बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, मतलब आपने जो एकदम एग्जैक्ट ऊंचा जगह है, परम उच्च, वो परम उच्च पार करके धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने वाले जो ग्रह होंगे, परम उच्च को प्राप्त कर लिया, मानो जैसे मेष का 10 डिग्री का सूर्य का परम उच्च जगह है। अब वो 11 डिग्री में जैसे चलेगा तो वो चलेगा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब उच्च का वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगे, परम उच्च जगह को पास कर गए। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने वाले जो भी ग्रह होते हैं, वो शुरू में ना बहुत अच्छा फल देते हैं, बट उसके बाद जैसे जैसे वो परम उच्च से दूर होते चले जाते हैं, वैसे ही उनका शुभ फल में कमी आती है। अगर समझ में ना आया हो तो फिर दोबारा बताता हूं। दसम भाव में मान लो कोई ग्रह बैठा है, वो आइदर दसम भाव उसका नीच स्थान होगा या उच्च स्थान होगा या न्यूट्रल, मतलब उच्च नीच कोई भी नहीं होगा, नॉर्मल भाव होगा। हमको नॉर्मल भाव के लिए उतना महत्व, माने हम ये सूत्र नहीं दे रहे, सूत्र दे रहे हैं कौन, जो एकदम परम नीच का जगह है, माने एक्सट्रीम नीच का जगह पे जो पहुंच गया, वहां से वो धीरे धीरे अब आगे डिग्री बढ़ाते चला जाएगा। तो नीच से आप धीरे धीरे डिग्री बढ़ाते चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ना आप वो असेंडिंग ऑर्डर में जाना। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे जो ग्रह जाते हैं, तो शुरू में थोड़ा अशुभ फल देते हैं, बट उसके बाद ना ये शुभ फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कोई भी एक ग्रह की एक परम उच्च का जगह होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में जैसे बताया था कि सूर्य का 10 डिग्री, मेष का 10 डिग्री, मतलब सूर्य का जो है ना परम उच्च जगह है। अब वो 10 डिग्री पार करके जाएगा क्या, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, इस तरह से जाएगा। बट वो उच्च से अब धीरे धीरे दूर की तरफ जा रहा है, मतलब इंक्लाइन मोड में जा रहा है। अब वो इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना। तो शुरू में तो ये अच्छा फल देता है। मान लो 10 डिग्री उच्च है, परम उच्च हो गया, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 20 तक मानो वो अच्छा फल दे दिया। लेकिन 21 के बाद से ना अब उसके सुबह तो कम हो जाएगा, उसकी फलों में कमी आती रहेगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम से याद रखना। और ये वीडियो जिस दिन आएगी, यूट्यूब में आएगा, तो कम से कम उस दिन इस वीडियो का एकदम पूरी तरह से, ये 10th हाउस का लेक्चर 2 है, और इसको ना एकदम नोट बना के रख लेना, क्योंकि ये सूत्र जनरली कहीं मिलता नहीं है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो सूत्र मैंने दिया, ये जनरली बहुत कम लोगों को मालूम होता है। लोग तो इन चीजों को देखते ही नहीं है। और लक्ष्मी मैम भी आ गई। लक्ष्मी मैम, आप ये आरोही या अवरोही ग्रह को जानती हैं, संस्कृत में जो है, जानती है ना? ये सर, जी सर, ये पता है मुझे कि लोग प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे सूर्य 1 नंबर राशि में है तो उसे सर उच्च का मानते हैं, लेकिन इसके इसके सर डिग्रियां होती है, पॉइंट उसको कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही बोले मैम।
इसी में तो लोग फंसते हैं, इसी में तो फल कथन गलत होता है। यस सर, ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल भी देखी हुई है। किसी का मैंने सूर्य देखा स्वराशि का है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिले। एस्ट्रोलॉजर ने कहा जब सूर्य की दशा आएगी तो मिट्टी को हाथ छुएगा सोना हो जाएगा। वो सोना तो मिला नहीं, वो और बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में था। जी सर, 29 डिग्री समथिंग था हाँ, उसका तो सूर्य। डिसेंडिंग ऑर्डर में था ना। जी तो सर। मैम ये डिसेंडिंग और असेंडिंग वाले ये जो सूत्र है ना, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा जब भी फल कथन जी करिएगा। क्योंकि आपको जी मैं बताता हूं 90% एस्ट्रोलॉजर ये इससे ना ओवरलुक कर देते हैं इन सारी चीजों को। जी सर। इसलिए मैं मतलब वो एस्ट्रोलॉजी जब भी मैं चाहता हूं, जैसे देखिए मेरा सक्सेस रेट अच्छा है तो आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं चाहूंगा ना कि आपकी भी सक्सेस रेट मेरे जैसा हो या मेरे से बेटर हो। जी जी। इसलिए एक एक छोटी छोटी चीजों को मैं आप लोगों की ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं। मैंने जैसे सीखा, मेरे गुरुओं ने मुझे जैसे सिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वैसे ही छोटी छोटी चीजों को कभी भी नजरअंदाज मत करना। ठीक है मैम। जी सर। जी सर। चलो अब आगे। हाँ आगे सूत्र नंबर 5 बता रहा हूं। पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र। हाँ, इसमें देखो पूर्ण चंद्र मैं हमेशा बोलता हूं एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके आपका कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको, बाकी मैं मानता हूं बाकी जो मध्यबली है और बाकी क्षीण चंद्र है, मतलब एकादशी कृष्ण पक्ष का एकादशी से लेके पंचमी शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक का ये जो दिन है, इनको मैं मानता हूं क्षीण चंद्र। बाकी जो बीच वाला है उसको मैं मानता हूं मध्यबली चंद्र। हाँ, कुछ हो सकता है मेरे से कोई डिफर करने वाले सूत्र आपको मिल सकते हैं। जैसे मेरे कई गुरुओं में से एक गुरु ने मुझे ये बताया था कि अष्टमी से लेके, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेके आपका सप्तमी तिथि तक, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि तक को पूर्णबली माना जाता है चंद्रमा। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए मैं बाकी गुरुओं का मत क्या बोलते हैं अपने आप में अडॉप्ट कर लिया। और ये जो गुरु मैंने बताए थे, मेरे बताए थे, उनके मैं सूत्र को अवॉइड कर गया। क्योंकि देखिए सूत्र देना आसान है, सूत्र को आपको वास्तविक जीवन में अध्ययन करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद आपको जो सूत्र बेटर लगे वही सूत्र को आपको अपने पास रख लेना है, बाकी छोड़ देना है। मैंने ऐसा किया तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वैसे ही करना। तो मैं इसलिए एकादशी से लेकर पंचमी तिथि तक का मानता हूं, बाकी मध्यबली मानता हूं। मध्यबली जो चंद्रमा है वो न्यूट्रल होता है, वो ना अच्छा फल देता है ना खराब फल देता है, वो सो हाँ, दशा अंतर्दशा में अगर शुभ ग्रह की युति हो जाए, शुभ ग्रह दृष्टि हो जाए तो फिर वो अच्छा फल देगा। क्षीण चंद्र भी अगर शुभ ग्रह की युति हो तो अशुभ फल नहीं देगा, बट क्षीण चंद्र हमेशा अशुभ फल देगा। जैसे ये तो खैर ये 10th हाउस से रिलेटेड नहीं है, जब बातें याद आ गई तो थोड़ा बता देता हूं। जैसे हम लगन में जब देखते हैं कि स्थूल चंद्र जो है 7 है, और चंद्रमा, देखा गया कि लगन का चंद्रमा जो है इंसान को मोटा भी बनाता है और इंसान को पतला भी बनाता है। तो यहाँ पे भी वही माने स्थिति आता है। कैसे? ना अगर पूर्ण बलि चंद्रमा हो तो फिर वो इंसान को मोटा बनाता है, थोड़ा बलशाली स्वास्थ्य वाला, है ना। मोटा मतलब मैं वो जुपिटर वाला मोटा की बात नहीं कर रहा हूं। और अगर वो क्षीण चंद्र होता है तो वो क्रीच बनाता है, क्रीच मतलब पतला दुबला। ठीक है। बट मध्यम जो चंद्रमा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि मध्यम का चंद्रमा वो इंसान को फिट फाइन बनाता है, और वो काफी मतलब सुठाम, देखने में उसका देह से उसका बहुत अच्छा रहता है, वो देखने में बड़ा हैंडसम लगता है। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा, तो इसीलिए प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। पूर्ण चंद्र अगर चतुर्थ भाव में हो, यानी वही एकादशी से लेकर पंचमी तिथि तक का मान लेना, और शुक्र सप्तम भाव में हो,
और शुक्र ना बलवान हो, या तो सिर्फ शुक्र ही क्यों, बुध भी तो होगा। अगर बुध हो, वो भी शुभ ग्रह युति हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यार पाप ग्रह से दूर दूर तक कोई संपर्क ना हो, और ऐसा बुध या चाहे वैसा शुक्र वो दसम भाव में बैठ जाए। मैंने क्या बोला, पहला तो शुक्र सप्तम भाव में चला गया तो बुध पाप ग्रह से एकदम दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, और वैसा बुध जो है दसम भाव में पड़ जाए। फिर दोबारा बता दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। पूर्ण चंद्र चौथे भाव में हो, शुक्र बलवान हो, बली हो सप्तम भाव में हो, और बुध एकदम दूर दूर तक उसको पाप ग्रह के साथ कोई संपर्क नहीं है, और वो चला गया आपका दसम भाव में। यानी आप यूं देख लीजिए, देखिए चौथे भाव का दृष्टि, शुक्र का दृष्टि दसम भाव में पड़ गया, सॉरी, पूर्ण चंद्र का जो है दृष्टि आपका 10th हाउस में पड़ गया, शुक्र के साथ उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो गए, और अच्छा बुध दसम भाव में पड़ गया, तो ऐसे दसम भाव महाबली होता है। मतलब उसको वो इतना शुभ होगा कि वो कोई भी काम या कोई भी पेशा हो। हमारे गुरु यहाँ पे एक कहानी सुनाया करते थे। आज अगर आप लोग बोलो तो मैं वो कहानी सुनाना चाहूंगा। मतलब ऐसा अगर योग बनता है तो मैं गुरु की वो कहानी जो है मुझे याद आ गया। वो गुरु कहते थे कि इसमें अगर वो इंसान इतना बुद्धि, इतना चतुर, इतना दिमाग रखेगा कि वो मरा हुआ चूहा से भी करोड़ों रुपया कमा सकता है। फिर ये बोल के उन्होंने एक चूहा का वो कहानी बताए थे। आप लोगों ने बचपन में ये मरा हुआ चूहा का कहानी जरूर सुना होगा, तो इसलिए मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। ऐसे जातक हर प्रकार के कर्म के लिए उपयुक्त होता है। उसका तात्कालिक या तात्कालीन बुद्धि का विकास और समय को समझ के निर्णय लेने की ताकत इतना अधिक होता है कि वो तुरंत ही तुरंत जिस जगह पे खड़ा होगा उसी जगह पे, उसी स्थिति में, जिस स्थिति में भी क्यों ना हो, वो अपने कर्म भाव को जगा के वहीं से इनकम कर लेगा, और उसके काम से लोग प्रभावित होंगे, और लोगों की नजर में ये एक बड़ा आइडियल आदमी होता है। बड़ा आइडियल आदमी मतलब एक आदर्शवान। वैसा ही ये तो बुद्ध की कहानी थी। मान लीजिए वैसा ही अगर गुरु सॉरी सूर्य हो जाए, और सूर्य बलवान होके दसम में बैठ जाए, और शुभ ग्रह की दृष्टि उस पे, शुभ ग्रह की कोई भी ग्रह हो, शुभ कारक ग्रह हो, उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाए या युति बना ले, तो भी वो उतना पारंगत तो नहीं पाएगा। मतलब स्थितियों को भाप के वो मारा चूहा से करोड़ों नहीं कमा सकता है, बट ऐसा इंसान जहां पे भी काम करेगा वो राजा का जैसा काम करेगा। मतलब उसके अधीन में, उसके अधीनस्थ जो भी लोग होंगे, उसके सबॉर्डिनेट जो भी लोग होंगे, वो उसको ना माने एकदम सम्मानीय दृष्टि से देखेगा, और ये अथॉरिटेटिव होंगे। मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होगा वो व्यक्ति, और वो जो भी डिसीजन देगा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट होंगे या जो बॉडी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो सुझाव वो मानेगा, और वो सुझाव को कार्यान्वित करने की कोशिश भी करेगा। ये हो गया आपका सूर्य के लिए। वही
अ, हो गया, दो मेन पॉइंट था। बाकी तो जो भी है, मतलब अच्छे ग्रह बैठ जाए तो अच्छे कर्म फल मिलेगा, पाप होगा तो फिर स्ट्रगल मिलेगा। आप बस यूं तो समझ लो। एक और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर गुरु, सूर्य, बुध और शनि, आप जानते हो शनि जो है वो क्या है? मतलब कर्म का कारक ग्रह है, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली का कर्म भाव का ही मालिक है। तो इसके मेन मुख्य कार्य तत्व तो ये वही होता है, कर्म भाव को प्रभावित करना या कर्म को प्रधानता देना। बट मान लीजिए किसी कुंडली में गुरु, बुध, सूर्य या शनि, ये सारे जो कमजोर हो जाए, तो जातक कर्म तो करेगा, फल तो मिलेगा। गुरु का फल मिलेगा, सूर्य का फल मिलेगा, मतलब जहां पे रहेगा वहां पे उसका स्टेटस बाकी लोगों से अधिक होगा। शनि होगा मतलब कर्म में डीपली वो रिसर्च करेगा, कर्म भाव में। लेकिन वो ना बड़ा अजीब स्थान, यानी वो अपने, जिसको जैसे सुस्थान या कुस्थान बोलते हैं ना, वैसे कुस्थान में जाके वो काम करेगा। मतलब जो चारों तरफ बड़ा फालतू जगह होगा, जहां पे रहना उसके लिए मतलब इतनी तकलीफ देह होगी कि वहां पे वो काम करना उसके लिए मजबूरी हो लगे ना, वो वहां पे रह नहीं सकता है, काम कर नहीं सकता है। ये दंड धारण होता है, इसी को बोलते हैं दंड धारण। यही कारण है कि दसम भाव को देख के उसके पूर्व जन्म की कृतियों को आप समझ सकते हैं। और पूर्व जन्म की कृति को वो दसम भाव ही बताता है ओरिजिनली। आत्मा तो पंचम भाव भी बताता है, बट पूर्व जन्म की कृति या कृष्टि या कृत कर्म कर्म को दसम भाव ही बताता है। एक और चीज, ये तो मैंने एक स्पेसिफिक बातें बताई मैंने। मान लीजिए कर्म भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठ जाए, कोई भी, तो भी उसको ना उसका कर्म का जो मूल प्रकृति होगा वो होगा अन्याय वाला। वो न्याय संगत कर्म नहीं करेगा, उसको पसंद ही नहीं पड़ेगा वो। वही दसम भाव में मान लो कोई शुभ ग्रह ही बैठ गया हो और वो काफी कमजोर हो गया हो। कमजोर किन किन स्थिति में हो सकता है आपको मालूम है? इधर नीचस्थ हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, नीच राशि में चला जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, है ना? शत्रु राशि में चला जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, पाप पीड़ित हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, पाप ग्रह के साथ युति बना ले तो भी कमजोर हो जाएगा, या पाप ग्रह के एक से अधिक पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए तो भी कमजोर होगा। तो शुभ ग्रह अगर दसम भाव में बैठा हो और वो कमजोर हो जाए तो भी जातक बड़ा अन्याय कर्म के साथ जुड़ा रहता है। उसको अंदर से ये फील होता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूं। अगर चंद्र पूर्ण बलि उस कुंडली में हो जाए तो वैसे जातक ना पागल टाइप का भी बन सकता है, क्योंकि उसके विवेक का दंशन उस व्यक्ति पे भयंकर होता है। वो जानता है कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, बट उसका पेट चलाना है, उसका घर परिवार चलाना है, इसके कारण वो मजबूरन वहां पे काम भी करता है। ये बड़ा पेचीदा स्थिति होता है। इसको एकदम से नोट डाउन कर लेना। एक और चीज है, बता बता ही देता हूं। मान लीजिए चाहे आधी रात को हो
या आधा दिन का हो, मतलब जैसे दोपहर का 12 बज गया, रात का 12 बज गया, है ना। और ये अर्धरात्रि या अर्ध दिवा, उसके बाद 2 दंड, 2 दंड का मतलब होता है 1 घंटा। इसके अंदर अगर कोई जन्म लेता है, और कुंडली कैसा भी हो, वो व्यक्ति के जीवन में राजयोग, ओरिजिनल जो राजयोग है वो फलीभूत होता है, भले कुंडली कैसा भी हो। लिख लेना। फिर से बता देता हूं, इसको लिख लेना एकदम, भूलना मत। चाहे अर्ध, मतलब आधी रात हो, या दिन का आधा पार हो गया हो, दिन का आधा के बाद दोपहर 12 बजे या रात का 12 बजे, उसके बाद 1 घंटा में अगर कोई, मतलब रात को 1 बजे या दिन को 1 बजे, अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, चाहे दिन का हो चाहे रात का हो, ऐसे व्यक्ति का कुंडली चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसके जीवन में राजयोग दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसे तो होता है कि कभी कभी कुंडली में राजयोग होते हुए राजयोग फलीभूत नहीं होता, ड्यू टू दशा अंतरदशा। क्योंकि राजयोग कारक ग्रह जो होते हैं, उनकी दशा अंतरदशा जब तक नहीं आता है तब तक राजयोग जो है फलीभूत नहीं होता। मान लो वो समय पार हो गया हो, तो राजयोग उसके जीवन में होने के बावजूद भी राजयोग का फल उसको नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये जो सूत्र आपको दिया, इसमें राजयोग हो या ना हो, या कोई भी कुंडली चाहे कितने वो परिस्थिति, मतलब आपके एस्ट्रोलॉजर अगर ये बोल दे, मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर से मान लीजिए वो क्लाइंट गया और वो बताया कि आपकी जीवन बड़ा दरिद्र है, ये है वो है, बट जैसे आप देखे हो कि रात के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में उसकी पैदाइश है, और दिन के 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच उसकी पैदाइश है, आप आंख बंद करके उसको लिख देना, जाओ तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, आपकी इच्छाएं फलीभूत हो जाएंगी, आप जीवन में बड़े ऊंचे मकाम पाएंगे। जो जो अच्छी बातें लिखना है लिख दो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप कभी भी, आपकी फल कथन गलत नहीं होगा। चलो, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। दसम हाउस मैंने बोला पिता का भाव भी है, तो पितृ हानि योग भी हम यहीं से देखेंगे, या मातृ हानि योग भी दसम हाउस से देखे जाते हैं। सबसे पहले, टाइम कितना है बहुत, दसम भाव में अगर शनि बैठा हो, साथ में राहु हो, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। दसम भाव में शनि हो, साथ में राहु हो, अथवा दसम भाव में सूर्य हो और मंगल हो,
इधर ये युति बना के बैठे या एक दूसरे पे दृष्टि दे दे मंगल सूर्य के लिए, तो भी हो सकता है। ये सूत्र तो भी फलीभूत होगा। तो ऐसे में ऐसे जातक का उसकी जो पिता की मृत्यु हो घर से बाहर होगा, घर से बाहर होगा। वो या तो मतलब अपने घर से दूर में या विदेश में कहीं पे भी हो सकता, अपने घर पे नहीं होगा, घर से बाहर होगा। किसी भी जातक का अगर जन्म रात में हो, मंगल, शनि, सूर्य सेवेंथ हाउस में हो, अथवा मंगल सूर्य के साथ युति बनाकर बैठा हो, शनि द्वारा दृष्ट हो जाए, अथवा यह भी हो सकता है शनि सूर्य के साथ बैठा हो और मंगल का दृष्टि हो जाए, अथवा सूर्य पाप कर्तरी योग में आ जाए या पाप ग्रह के साथ युति बना ले। एक और कंडीशन हो सकता है, सूर्य से सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह हो जाए, तो जातक का बचपन में ही पिता का साया उसके सर से उठ जाता है। दोबारा बताते हैं, अगर ऐसा कोई कुंडली हो, मिला मेल करके देख लेना। कोई भी जातक हो, उसका जन्म रात में हो, कोई भी जातक हो उसका जन्म रात में हो, मंगल, शनि, सूर्य चाहे तीनों सप्तम में हो, अथवा मंगल सूर्य ज्योति बना के सप्तम में हो, शनि द्वारा दृष्ट हो जाए, अथवा शनि सूर्य सप्तम में हो, मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए, शनि मंगल सप्तम में हो, सूर्य के द्वारा दृष्ट हो जाए, या सूर्य पापकर्तरी योग में आ जाए सप्तम में, या सूर्य के सप्तम में कोई पाप ग्रह आ जाए। ये इतने सारे कंडीशंस है। तो जातक का बचपन में ही पिता का साया उसके सर से उठ जाता है, मतलब बचपन में ही उसकी पितृहानि हो जाती है। चलो एक और पढ़ना है, पढ़ाना है, तो इसलिए सूत्र लिखाना है। भले आप हमारे लाइफ में चाहे किसी के कुछ भी हो जाए, हम नॉस्टैल्जिक या मतलब हम अपने आप में दुखी नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसा है। ये जो सूत्र मैंने अभी आपको दिया, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, और कुछ नहीं। मातृहानि योग, पिता के लिए मैंने क्या बोला था, रात में जन्म होना चाहिए। माता के लिए दिन में जन्म होना चाहिए। और शुक्र दिन में अगर जन्म हो, और शुक्र जो है वो पाप ग्रह के साथ युति बना ले, पाप ग्रह के साथ, पाप ग्रह उसको देख ले, पाप की राशि में, माने उसके पाप ग्रह की राशि में आ जाए, तो मातृहानि योग माना गया है।
माता के लिए भी रात्रिकालीन एक योग आता है, वो भी बता देते हैं, जिसमें चंद्र को मेन माना गया है, क्योंकि रात्रि में चंद्र को प्रधानता दी गई है। तो मातृहानि योग चंद्र स्पेशल में लिख लेना, चंद्र। रात में अगर जन्म होता है किसी जातक का और चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में आ जाए, पाप ग्रह के साथ युति बना ले, पाप ग्रह के द्वारा दृष्टि हो जाए, या खुद पापी बन जाए, तो भी मातृहानि योग होता है। कब होगा? उसकी दशांतर दशा। परंतु उसमें अगर कहीं से भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो माता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट तो होता है, बट मातृहानि नहीं होता है। हाँ, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन मैं बता दूंगा। एक, मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले पढ़ाया था, माँ का आयुर्विचार, वो जरूर ऐड ऑन कर लेना। मैंने पढ़ाया था इससे पहले, चौथे भाव में भी पढ़ाया था। चलो, अब टाइम नहीं बचा है। कल जानेंगे कर्म, वृत्ति या अपनी पेशा में कौन कौन कैसे मदद करेगा। कर्मपति मतलब भावेश, दशमेश, ये सब पे किसकी किसकी अधीनता या किसकी किसकी जो है मतलब समर्थन मिले, तो कर्म भाव कैसा कैसा होगा। कल ये थोड़ा सा और अच्छा एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कर्म भाव को थोड़ा सा इन डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन